हेलो दोस्तों। आज इस ऐतिहासिक पल में जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो आज बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो अपने साथ एक सपना लेकर के चल रहे होंगे। और वो सपना है अपने आप को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में देखने का। और उस सपने को पूरा करने के लिए CS एकेडमी दिल्ली आपके लिए एक ही लाइन कहना चाहती है कि ना लड़खड़ाए हैं पैर कभी, ना ही हिम्मत हारी है। हमने देखे हैं कई दौर और आज भी मेहनत जारी है। उसी मेहनत के प्रयास में आज एक कदम हमने संविधान से उठाया है। बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। जिस संविधान को तैयार करने में भले ही 2 साल 11 महीना 18 दिन 64 लाख रुपए खर्च हुए थे, लेकिन इसकी नींव पता नहीं कितने साल पहले उन क्रांतिकार, उन वीरों ने, वीर सपूतों ने रखी थी, जिनके खून से इस देश का कतरा कतरा से इसकी सरजमी को सींचा गया है। और तब जाकर के हमारे देश का संविधान तैयार हुआ है। यह संविधान BR अंबेडकर साहब ने भले ही लिखी थी, लेकिन इसकी शुरुआत हम ये कहेंगे कि उन विभिन्न क्रांतिकारियों ने, आंदोलनकारियों ने रखी थी, जिन्होंने, या यूं कहें संविधान के उस एक एक शब्द को उनके कतरे कतरे से लिखा गया है। अगर उन्होंने अपने बलिदान न दिए होते तो शायद हम आजाद भी ना हुए होते। तो इस वीडियो से आज हम लोग संविधान पे पूर्ण चर्चा करेंगे कि आखिर संविधान बना कैसे, किस तरीके से बना। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा हमारे 26 जनवरी 1950 के संविधान के लागू होने तक की खबर का। तो चलिए इसी में सबसे पहले देते हैं। हमने एक वीडियो, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान क्या होती है, संविधान क्या होता है, राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है। लेकिन वहां से मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा, आपने हमेशा सुना है कि संविधान जिस देश का भी हो, संविधान जिस देश का भी हो, वो या तो लिखित हो सकता है या अलिखित हो सकता है। यह आपने हमेशा अपनी तैयारी में सुना होगा, लिखित संविधान, अलिखित संविधान। तो आप बता सकते हैं कि ये क्या स्वरूप है संविधान का, लिखित संविधान, अलिखित संविधान का? चलिए देखते हैं कि आखिर होता क्या है स्वरूप लिखित संविधान की व्यवस्था का, अलिखित संविधान की व्यवस्था का। आपको पता होगा कि हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा कहा जाता है लिखित संविधान है। हर एक चीज हमारे संविधान में समाहित है। भारत में लिखित संविधान है, अमेरिका में भी है। लेकिन जिस देश ने हमें उपनिवेश बना के रखा, ब्रिटेन, उसका तो अलिखित संविधान है। तो ये क्या मतलब रहा लिखित और अलिखित के बीच का? तो जो लिखित संविधान होता है उसे कहते हैं कोडिफाइड, लिखित है। और जो अलिखित होता है उसे कहते हैं अनकोडिफाइड, उसके बारे में व्यवस्थित ढंग से नहीं लिखा गया है। पहला बिंदु, यानी कि जो लिखित संविधान है वो प्रॉपरली अरेंज्ड वे में लिखा होता है, जिस पर हम लोग भी चर्चा करेंगे। और जो अलिखित संविधान होता है वो अनअरेंज्ड होता है, नॉट प्रॉपरली होता है। जैसे अगर आप भारतीय संविधान देखेंगे तो आपको लिखा होगा भाग 3 सिर्फ मूल अधिकार की बात करता है, जिसके अंतर्गत 12 से 35 अनुच्छेद आते हैं, 12, 13 डॉट 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 35 तक। यानी मूल अधिकारों की चर्चा भाग 3 के सिर्फ इसी खंड में की गई होगी, और कोई अनुच्छेद और भाग नहीं होगा जहां पे मूल अधिकारों की चर्चा की गई होगी। अगर भाग 4 की बात करें, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो व्याख्या है अनुच्छेद 36 से 51 तक, सिर्फ इसी खंड में ही नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई होगी। यानी कि वे प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, अरेंज वे में होता है। लेकिन अलिखित संविधान, इसका मतलब यह नहीं होता कि उसको मुंह जबानी याद करते हैं, लिखा वो भी होता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड वे में, अनऑर्गेनाइज्ड वे में, प्रॉपर वे में नहीं लिखा होता। पहला, जो लिखित संविधान होता है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता होती है।
लिखित संविधान में संविधान की सर्वोच्चता होती है, संविधान सर्वोच्च होता है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। बट अलिखित संविधान में पार्लियामेंट, संसद सुप्रीम होता है, पार्लियामेंट। और लिखित में मैंने क्या बताया कि संविधान, संविधान जो दस्तावेज है वो सर्वोच्च होता है, और अलिखित में संसद सर्वोच्च होता है। एक और पॉइंट मैंने बताया था, लिखित संविधान कोडिफाइड है और ये अलिखित अनकोडिफाइड है। एक और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है लिखित और अलिखित में, ये क्या आपने सुना होगा, हमारा संविधान 26 नवंबर, ठीक है, 1949 को अंगीकृत कर लिया गया। अंगीकृत हमने एडॉप्ट कर लिया। 2 साल 11 महीना 18 दिन और 64 लाख रुपया जो खर्च हुआ, जब तैयार हो गया तो 26 नवंबर 1949 को हमने एडॉप्ट किया, स्वीकार कर लिया कि ये है। और 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया, इसको पूर्णतः लागू कर दिया। ऐसे आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि 26 नवंबर 1949 को ही हमारे देश में 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। 1949 से ही 16 अनुच्छेद उसी दिन से लागू कर दिए गए थे। बाकी के सारे 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किए गए थे। तो आपने एक तारीख देखी, एक समय देखा जिसमें हमने इसे अंगीकृत किया और पूर्णतः लागू किया। यह लिखित संविधान की व्यवस्था होती है कि इसको इनेक्ट कब किया गया है, लागू कब किया गया है, पूर्णतः। लेकिन जब बात अलिखित संविधान की होती है तो इसका उद्भव होता रहता है, ये इवॉल्विंग प्रोसेस है, उद्भव निरंतर चलता रहता है और इसको एक नियत तारीख पर लागू किया जाता है। तो ये तो हमने संविधान की लिखित और अलिखित व्यवस्था देखी कि किसी में संविधान सर्वोच्च है, किसी में संसद सर्वोच्च है, कोई इनेक्ट होता है, कोई इवॉल्व होता है। ये सारी चीजें हमने इस पूरी प्रक्रिया में देखी कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान। और बड़ा सोचनीय विषय यह है कि भारत, जिसे एक समय जब मुस्लिमों ने गुलाम बनाया और अंग्रेजों ने बाद में उपनिवेश बनाया, उस ब्रिटेन में ही लिखित संविधान नहीं है और हमारे देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो सोचिए कितना बड़ा सोचने विषय है। इवन अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम रहा है, तभी 4 जुलाई 1776 को अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है, बोस्टन टी पार्टी की ऐतिहासिक घटना। ये दोनों देश जो कभी ना कहीं भी ब्रिटेन की कॉलोनी रही थी, उपनिवेश रहा था, गुलाम रहा था, उस देश में अपना लिखित संविधान है, परंतु ब्रिटेन जिन्होंने बनाया उसके पास नहीं है। खैर, यह रहा लिखित और अलिखित संविधान का अंतर। अगला सवाल देखते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है लोकतांत्रिक गणराज्य, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। आपने एक मूवी देखी होगी, बड़ी अच्छी मूवी थी, मैं उस मूवी का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन मूवी देखी होगी, उसका नाम था सुपर 30। कहता है सुपर 30 में ऋतिक रोशन जब आनंद सर की भूमिका में होते तो कहते हैं, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो योग्य होगा। इस शब्द का बड़ा गहरा अर्थ है। अगर आप भारत संविधान की प्रस्तावना जब हम आगे पढ़ेंगे अपने अध्याय में, ये तो हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्दावली आती है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या है? ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसके नीचे एक और शब्द है बनाना रिपब्लिक। ये तो आपने मेरे ख्याल से सुना भी नहीं होगा, ना संविधान में कहीं इसका उल्लेख है। आखिर ये है क्या बनाना रिपब्लिक? तो सबसे पहले देखते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या है। आपने सुना होगा कि इस लोकतांत्रिक देश में चुनी हुई सरकार आती है, ठीक है, इस लोकतांत्रिक गणराज्य में चुनी हुई सरकार आती है और प्रत्येक 5 साल के बाद, जैसा कि अभी अगले साल 2024 में इलेक्शन है, एक नई सरकार का गठन होगा, फिर से चुनाव प्रक्रिया होगी और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव होगा और एक चुनी हुई सरकार आएगी। डेमोक्रेसी की परिभाषा जो अब्राहम लिंकन साहब ने दी थी, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन साहब ने, की फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। यह डेमोक्रेसी की परिभाषा दी थी। यानी कि ऐसी जनता
अपने लिए एक निर्धारित समय के लिए, नियत समय क्या है 5 वर्ष, एक सरकार का चयन करती है। सरकार कैसे चुनी जाएगी? चुनाव प्रक्रिया के द्वारा। डेमोक्रेसी, हम लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। अब रिपब्लिक देखिए, डेमोक्रेटिक तो समझ में आ जाता है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, डेमोक्रेसी, जो अब्राहम लिंकन ने भी परिभाषा दी थी। अगले साल आप भी मत करते हुए नजर आएंगे, चाहे जिस राजनीतिक पार्टी को आप मतदान करें, लेकिन मत जरूर करें। यह हमारी देश की शक्ति है जो आपको मिली हुई है, इसका भरपूर प्रयोग करें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी जब हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलता है कैसे यह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है। अब देखते हैं रिपब्लिक क्या डिनोट करता है। अब फिर से चलते हैं सुपर 30 मूवी के उस डायलॉग के ऊपर जिसमें कहा जाता है, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो योग्य है। आपको याद होगा जब प्राचीन कालीन परंपरा चल रही थी, मध्यकालीन परंपरा भी चली थी, कि बेटा भले ही योग्य ना हो, अयोग्यता इतनी भरी हुई है कि उसे कोई किसी नौकरी पर ना रखे, परंतु मसला क्या है, वो है राजा का बेटा। अब राजा वही बनेगा, क्यों? क्योंकि राजा का बेटा है, योग्य हो चाहे ना हो। अब पूरे देश का सर्वे सर्वा कौन होगा? वही अयोग्य व्यक्ति, क्योंकि वो राजा का बेटा है। क्या वर्तमान में भारत का जो सर्वोच्च पदासीन पद है राष्ट्रपति, क्या वो भी इसी तरीके से नियुक्त होता है? वो भी प्रत्येक 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। जैसे हमारी पूर्ववर्ती जो हमारे राष्ट्रपति थे, माननीय भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, वो कानपुर से हैं। और वर्तमान जो हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो किसी और राज्य से संबंध रखती हैं? कोई संबंध नहीं, लेकिन दोनों राष्ट्र के सर्वोपरि पद पर सम्मानित हो चुकी हैं। क्या वो किसी ऐसे परिवार से संबंध रखती थी कि नहीं अब ये राष्ट्रपति इसलिए बनेंगे कि हमारे वंशज, हमारी परंपरा के? नहीं, एक नियत चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से उनका चयन हुआ और वो इस राष्ट्र के सर्वोपरि पद पर आसीन हुए। यानी कि वो किस भी पृष्ठभूमि से थी, 5 साल के बाद चुनाव हुआ और 5 साल के बाद वो हमारे राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में चुनी गई। यानी कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो योग्य होगा। इस देश की सरकार भी वही बनेगी जिसे जनता पसंद करे। तो यहां पे बनता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक चुनी हुई सरकार, एक चुना हुआ राष्ट्र अध्यक्ष जो प्रत्येक 5 साल के लिए चुना जाएगा। निरंकुश नहीं होगा वो कि बस हमने जो एक बार कुर्सी पे बैठ ली तो बस बैठ ली, अब नहीं हटेंगे। 5 साल के बाद अब हटना पड़ेगा। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी चाहे कितने भी प्रसिद्ध क्यों ना हो, लेकिन 5 साल के बाद उन्हें जनता के दरबार में जाकर के हाथ जोड़ना होगा। उन्हें कहना होगा कि आप हमें दोबारा देखना चाहते हैं तो हमें मतदान करें। वो भले ही मन की बात करें, लेकिन उनको मतदान के समय जनता की बात सुननी होगी। तो यही है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का शब्दार्थ, एक चुनी हुई सरकार, एक चुना हुआ राष्ट्र अध्यक्ष। लेकिन अगला जो प्रश्न आता है, ये बनाना रिपब्लिक क्या है? आप में से जो उम्मीद होगी, अगर आपने सुना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या है ये बनाना रिपब्लिक। तो आपने सुना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो 5 साल के लिए सरकार चुन करके आती है। अब इमेजिन करिए कि एक किसी राज्य में चुनाव हुआ 5 साल के लिए, सरकार चली 3 साल, फिर दूसरी सरकार का गठन हुआ गठबंधन के द्वारा, फिर वो 2 साल चली, फिर नया चुनाव हुआ, फिर नई सरकार बनी। एक ऐसी व्यवस्था जो निरंतर गिरते रहती है। याद रखिए शब्द क्या है? बनाना रिपब्लिक। इसके साथ रिपब्लिक वर्ड भी जुड़ा पड़ा है। यानी ऐसी राजनीतिक अस्थिरता का समाज जिसमें कोई भी राजनीतिक दल 5 साल की कार्यवाही पूरा किए बिना ही निरंतर गिरता रहता है। जस्ट मान लेते हैं कि किसी राज्य में चुनाव हो रहा है, अभी वर्तमान उसका राज्य का बने हुए मान लीजिए 23 साल ही हुआ है। कायदे से उस राज्य में 5वें सीएम का कार्यकाल चलना चाहिए था। मान लीजिए किसी राज्य में चुनाव हुआ है, उस राज्य का गठन आज से 20-22 साल 23 साल पहले हुआ होगा। कायदे से 2023 के हिसाब से वहां 5वां सीएम होना चाहिए था, और अभी वहां पर चल रहे हैं 15वें या 16वें 17वें सीएम चल रहे हैं, या जो भी चल रहे हो। आप उम्मीद कर सकते हैं उस राज्य की स्थिति क्या रही होगी? उस राज्य की सरकार कितनी बार गिरी होगी, कितनी बार बनी होगी? कायदे से
5वें सीएम होने चाहिए थे, मान लेते हैं वहां पे 17वें, वहां पे 6ठे सीएम होने चाहिए, 7वें होने चाहिए थे, 1-2 बार सरकार गिर गई। 10, 15, 16 बार का मतलब समझ रहे हैं आप? अगर हम 15 बार भी ले लेते हैं, 5 साल, 5 बचे 25 के 5 बचे हाथ में 2, 5 के 5 2 7, यानी कि आजादी का जो 76वां वर्षगांठ बना रहे उतना होना चाहिए था। आप देख रहे हैं राजनीतिक अस्थिरता उस राज्य की क्या रही होगी, कितनी बार सरकार बनी होगी, कितनी बार सरकार गिरी होगी। जब किसी भी राज्य या देश में ऐसी राजनीतिक स्थिरता बन जाए कि सरकार बनने और तुरंत गिर जाए, कोई भी सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल को पूरा कर ही ना पाए, 2 साल में सरकार गिर गई, 1.5 साल में सरकार गिर गई, 3 साल में सरकार गिर गई, जब ऐसी राजनीतिक अस्थिरता का दौर चलता है किसी राज्य या देश में, तो ऐसे शब्दावलियों के लिए हम, ऐसी स्थिति के लिए हम इसका आलोचनात्मक रूप से प्रयोग करते हैं, बनाना रिपब्लिक। आप कभी केला खाएं, ऐसे केला ले, उसको छीलें और खा लें, फिर छिलके को ऐसे करके रख दे दिखाने के लिए, सबको लगेगा इसके अंदर केला है, बनाना है, लेकिन जब आप छिलका हटाएंगे तो अरे नहीं, तो आया खाया हुआ है। तो जब सरकार गिर जाती है 2 साल में, जब नई एक सरकार का गठन करवाया जाता है कि भैया आपस में गठबंधन करके बना लो, तो ऐसा लगता नहीं सरकार तो काम कर रही है, लेकिन वो सरकार कब गिर जाएगी किसी को नहीं पता। तो ऐसी राजनीतिक अस्थिरता वाले दौर के राजनीतिक समाज को हम कहते हैं बनाना रिपब्लिक। हम रह रहे हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में, लेकिन ऐसी स्थिति आ भी सकती है किसी राज्य, किसी देश में, जहां सरकार निरंतर गिरती रहे। तो हमने क्या देखा? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड बनाना रिपब्लिक। आगे चलते हैं। अब आगे सवाल आता है कि हमारा केंद्र बिंदु चूंकि संविधान है, हमने कुछ शब्दों पे चर्चा की, तो प्रश्न उठता है कि क्या संविधान प्राचीन काल में भी था, या ऐसी कोई व्यवस्था थी जिसका स्वरूप संविधान की तरह था, या संविधान के रूप में उसे हम कह सकते हैं? चलिए ये देखते हैं। तो जो प्राचीन कालीन समाज था, आपने सुना होगा कि अशोक, सम्राट अशोक भारत इतिहास के पहले ऐसे एक सम्राट हुए जिन्होंने अभिलेख लिखने की परंपरा प्रारंभ की। क्योंकि हम मगध के बारे में भी पढ़ते हैं, लेकिन अभिलेख लिखने की परंपरा सम्राट अशोक ने प्रारंभ करी, और जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में जिसे सबसे पहली बार पढ़ा था, जो ब्राह्मी लिपि में था। तो अशोक के जो अभिलेख होते थे, जिसको इंग्लिश में इंस्क्रिप्शन कहा जाता था, जिसको इंग्लिश में इंस्क्रिप्शन कहा जाता था, अभिलेख, जिसे सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कहा जा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि है, कहा जा सकता है कि अशोक का ये जो आदेश था, या विभिन्न साम्राज्यों के समय जो उनके शाही आदेश निकलते थे, क्योंकि अभिलेख जब हम इतिहास के अध्याय में पढ़ेंगे तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसकी ज्यादातर चर्चा नहीं की जाती है, वो है स्रोत, सोर्सेस, टू अंडरस्टैंड एंशियंट हिस्ट्री। स्रोत की भूमिका प्राचीन भारत के समझ के दृष्टिकोण से। तो अभिलेख साम्राज्यों में वो आदेश होता था कि राजा ने आपसे क्या कहा है। अशोक की पूरी जीवनी अभिलेख पे लिखी गई है, और अभिलेख अशोक के आदेश होते थे जिनको उनके प्रजा को मानना होता था कि क्या कहा है सम्राट अशोक ने। तो ये प्राचीन कालीन जो व्यवस्था थी, ये उस समय के दृष्टिकोण से उनका संविधान होता था। क्यों? क्योंकि इस राजा ने ये कहा है कि इसका पालन करना है। तो ये थोड़ा प्राचीन कालीन। उसके बाद जब हम मध्यकाल में नजर दौड़ाते हैं, तो आपने सुना होगा शरीयत विधि के बारे में, शरीयत के बारे में। शरीयत जब 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई थी, या यूं कहें गुलाम वंश की स्थापना हो गई थी, तो उन्होंने शासन का सारा आधार मुस्लिम धर्म को ही रखा था। साम्राज्य में अगर रहना है तो शरीयत शरीयत कहना है, उसके हिसाब से देश का शासन चलाना है। तो तत्कालिक समाज के लिए शरीयत का कानून ही उनके दृष्टिकोण से संविधान था। प्राचीन काल में जैसे अशोक के शाही आदेश, अभिलेख, विभिन्न राजाओं के शाही आदेश उस समय के अभिलेख माने जाते थे। जैसे शिवगामिनी देवी ने भी बाहुबली में कहा है कि मेरा वचन ही है मेरा शासन, उसने जो कह दिया वही आदेश है, वही संविधान है। तो इसीलिए
अशोक के जो अभिलेख होते थे और विभिन्न राजाओं के शाही आदेश, ये उस समय का संविधान था। मध्यकाल में जो मुस्लिम राजवंश रहा था, जिससे वो पूरे देश का शासन चलाना पसंद करते थे, वो शरीयत, ये उनका संविधान था। अब सवाल आता है कि आधुनिक काल का क्या? क्या अंग्रेजों, क्योंकि हम जब संविधान पढ़ते हैं तो हमारी भूमिका जाती है रेगुलेटिंग एक्ट पे, तो क्या संविधान निर्माण की प्रक्रिया रेगुलेटिंग एक्ट से ही प्रारंभ हुई? वो हम अब देखेंगे। देखिए, मैंने क्या कहा, आधुनिक काल में अगर संविधान को समझना है तो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री को जोड़ते हुए संविधान के निर्माण में यह चीज समझना होगा कि यह व्यापार से क्षेत्राधिकार की ओर बढ़ा है। संविधान की भूमिका में व्यापार से क्षेत्राधिकार, ट्रेड टू टेरिटरी की भूमिका बढ़ी है। संविधान में इसको समझना बहुत जरूरी है। ट्रेड टू टेरिटरी का रोल क्या है, व्यापार से क्षेत्राधिकार का भूमिका क्या रहा है संविधान के निर्माण में, जो हम अब देखेंगे। जैसे देखिए, मैंने क्या कहा, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये पहला ऐसा कोई कानून था, जिसके द्वारा अंग्रेजों ने भारत को नियंत्रित करने की कोशिश की। तभी इसका नाम पड़ा है रेगुलेटिंग एक्ट। जब हम हिस्ट्री की क्लासेस में चलेंगे, जब पढ़ेंगे बक्सर की लड़ाई, पलासी की लड़ाई, इलाहाबाद की संधि, तब समझेंगे कि क्यों इसको रेगुलेटिंग एक्ट किया गया। हम सीधा संविधान के दृष्टिकोण से चलते हैं। तो अब हमें रेगुलेटिंग एक्ट को जब अगर संविधान के दृष्टिकोण से देखना है, तो रेगुलेटिंग एक्ट से पहले की क्या भूमिका थी, जिसने रेगुलेटिंग एक्ट को लाने के लिए योगदान दिया, और उसके बाद क्या भूमिका रही। तो आपने देखा था कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को आ गई, और 31 दिसंबर 1600 के आने के बाद वो धीरे धीरे जमती रही। पलासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने भारत के महत्वपूर्ण राजाओं को पराजित कर दिया है, कोई बचा नहीं, अब दिस इज राइट टाइम टू कंट्रोल ओवर इंडिया। ये सही समय है भारत को नियंत्रित करने का, रेगुलेट करने का। आपके घर में जो गैस चूल्हा होगा, उसमें भी एक रेगुलेटर नीचे लगा होगा, आप उससे जैसे थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं, गैस कम और ज्यादा होने लग जाता है। ये वही रेगुलेटर, आपके पंखे में भी रेगुलेटर लगा होता है, जो रेगुलेट करता है कि पंखे को किस स्पीड पे रखना है। तो इंडिया के लिए भी उन्होंने कहा दिस इज टाइम टू रेगुलेट इंडिया, रेगुलेट करने के लिए, और उन्हें रेगुलेटिंग एक्ट बनाया। और रेगुलेटिंग एक्ट को हम दो भाग में देखते हैं। एक भाग है कंपनी के दृष्टिकोण से, और दूसरा भाग है क्राउन के दृष्टिकोण से। संविधान में यही है आधुनिक भारत का परिप्रेक्ष्य। तो इसको डिटेल में अब हम समझते हैं। ये देखा होगा आपने, हमारा जो संविधान है उसमें इन सारे एक्ट की, अगर एक सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे ज्यादा जिस अधिनियम का प्रयोग किया गया था, तो उसमें है भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका सबसे ज्यादा प्रावधान हमारे संविधान में वर्तमान में समाहित है। तो क्या बाकियों का नहीं? तो आप देखेंगे जो रेगुलेटिंग एक्ट है, जो हमारा संविधान है, इसको हम दो भाग में देखेंगे। एक देखेंगे कंपनी के अंतर्गत, कंपनी का शासन, दूसरा देखेंगे क्राउन का शासन। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री हम चेक कर रहे हैं, अभी हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट पे डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। अगले लेक्चर से हम इसको और ब्रीफ करेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या प्रोविजन थे, पीट्स इंडिया एक्ट में क्या क्या प्रोविजन थे। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि हम संविधान तक पहुंचे कैसे, बनाने की प्रक्रिया में पहुंचे कैसे, उसकी आधारशिला क्या है। तो जब संविधान निर्माण में अंग्रेजों ने कानून बनाना प्रारंभ किया, सबसे पहले उन्होंने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, जो पहला शुरुआत था, कहा जाता है यहीं से पहला कोई फेडरल कोड बना था, या आम बोलचाल में कहते हैं पहली बार सर्वोच्च न्यायालय का गठन ही 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से किया गया, जिसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। यह सवाल भी एक बार यूपीएससी ने शायद पूछा था कि 1773 के अधीन जो जिस फेडरल कोर्ट का गठन किया गया था, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। और पीसीएस यूपी बिहार तो बहुत पूछती है, खास करके यूपी। उसके बाद अगला अधिनियम बनाया गया पीट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर पीट के नाम पे। 1813 का चार्टर एक्ट, यह पहला कोई चार्टर था जहां पे अंग्रेजों ने पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का
प्रावधान दिया। उसी तरीके से 1833 का एक्ट, 1853 का एक्ट, और इन सभी एक्ट की वजह से 1857 का रिवोल्ट हो गया। क्यों? उन्होंने कहा ये हमारे निजी चीजों में इंटरफेयर कर रहे हैं कानून बना बना करके। जब रिवोल्ट हो गया तो यहां के क्राउन ने कहा कि नहीं भैया, हम शासन करेंगे, अब रानी डायरेक्ट शासन करेगी, क्योंकि यहां पर भी जितने भी कानून बन रहे थे वो ब्रिटेन के संसद की सहायता से बन रहे थे, लेकिन यहां पे रानी ने कहा हम डायरेक्ट शासन करेंगे। तो आपने सुना होगा पहला अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, यहां से कंपनी का शासन को सीमित करके ब्रिटेन की सत्ता सीधा स्थापित कर दी गई और कह दिया गया ताज का शासन होगा। और सीधा उसके बाद 1861 का एक्ट, 1892 का एक्ट, 1909 का एक्ट, जिसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। मैं आपको यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा संविधान के दृष्टिकोण से। यहां तक तो आपने देखा कि ठीक था। अब यहां पे अंग्रेजों को यह बात पता थी कि हमने अपनी नकारात्मक छवि छोड़ दी है, अब भारतीयों के अंदर अपनी सकारात्मक छवि छोड़नी है। अब रानी कभी गलत नहीं कर सकती है। तो 1861 के अधिनियम के बाद आपको याद होगा कि 1834 में, 1833 का अधिनियम है ना, 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया था अंग्रेजों ने, जिसके अध्यक्ष है सर लॉर्ड मैकाले, जिन्होंने वर्तमान भारतीय दंड संहिता लिखी। अब 1858 के अधिनियम के बाद आईपीसी 1860 में बन गया और इसको लागू कर दिया गया 1862 में। देखिए क्या छवि छोड़ रही है संविधान बनाने के क्रम में वो। अब 1862 में उन्होंने क्या करा कि आईपीसी को लागू कर दिया, और आईपीसी को लागू करने के साथ साथ 3 हाई कोर्ट भी बना दिए। रानी दिखाना चाह रही कि भैया देखो आपके साथ जो गलत हुआ था हम नहीं होने देंगे, न्यायिक दृष्टिकोण से हम आपके साथ रहेंगे, आपके लिए हम 3 हाई कोर्ट बना रहे हैं और आईपीसी भी बना दिए। तो देख रहे हैं कानूनों के माध्यम से यही हमारे संविधान के विधि की आधारशिला है। 1858 के एक्ट के बाद कैसे 1860 में आईपीसी बन गया, 1862 में लागू कर दिया गया, कैसे 3 हाई कोर्ट कलकत्ता, बंबई, मद्रास में बना दिए गए 1862 में, चौथा इलाहाबाद 1866 में। इन्हीं विधियों के माध्यम से 1909 का जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म है, जिसको कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में सांप्रदायिकता की शुरुआत थी, मार्ले मिंटो रिफॉर्म, सांप्रदायिकता की जड़ छुपी हुई थी इस अधिनियम में। उसके बाद 1919 का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, और अंततः 1935 का अधिनियम, जिसके बारे में कहा जाता है हमारा जो वर्तमान संविधान है इसकी ज्यादातर प्रावधान इसी 1935 के अधिनियम से ही लिए गए। और उसके बाद अंततः आता है 1947 का अधिनियम, या यूं कहे भारत की आजादी का घोषणा पत्र। और इन विभिन्न प्रावधानों ने, अधिनियमों ने भारतीय संविधान, वर्तमान भारतीय संविधान को तैयार करने की आधारशिला तैयार करी। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आता है कि भारत संविधान के निर्माण में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1947 के अधिनियम के बीच की कड़ी को जोड़ करके यह बताएं कि वर्तमान भारतीय संविधान का निर्माण एक ऐतिहासिक घटनाओं का क्रम था। तो यही है वो घटनाक्रम। तो आप इस घटनाक्रम के जब चेन को जोड़ते चलेंगे तब आप 1947 के अधिनियम तक पहुंचेंगे, और इसने भारतीय संविधान की नींव को तैयार कर दिया। हम जरूर कहते हैं हमारे संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे हैं, लेकिन ये 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और विभिन्न देशों का अध्ययन करने के पश्चात भी हमने ज्यादातर चीजें इन्हीं प्रावधानों से इकट्ठा किया है, उठाया है, और खास करके 1935 के अधिनियम से। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के दिल दिमाग में चलता है। एक बार किसी विद्यार्थी से भी पूछा गया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद सीधा 1947, आखिर इस बीच में क्या हुआ? या संविधान निर्माण में हम मानते हैं कि विभिन्न क्रम चल रहे थे, 1935 के बाद सीधा 1947?
क्या इस बीच के क्रम में कुछ था? तो बताइए। और पीसीएस में, मुख्य परीक्षा में भी पूछा गया है, सिविल सर्विसेज में पूछा जाता था। तो इसमें इस चीज को हम समझ लेते हैं। 1935 से लेकर के 1947 का जो संविधान निर्माण का जो एक बहुत ऐतिहासिक पल रहा था, हमने तो सीधा एक क्षण में देख लिया 1935 के बाद 1947, ये पूरा क्रम था। लेकिन एक चीज जो हम छोड़ गए हैं, इन घटनाओं का समायोजन। क्या 1935 से 1947 के बीच में ऐसा क्या हुआ कि 47 का अधिनियम को लाना पड़ा? तो ये वो कुछ घटना है, जैसे 1939 से 45 के बीच में का द्वितीय विश्व युद्ध, 22 मार्च 1942 का क्रिप्स मिशन, 4 जून 1945 का वेवेल प्लान, 25 जून 1945 का शिमला सम्मेलन, 22 जनवरी 1946 का कैबिनेट मिशन, 24 अगस्त 1946 की अंतरिम सरकार का गठन और 3 जून 1947 का माउंटबेटन प्लान। हमने भारतीय संविधान के निर्माण को पढ़ा है, और हमारे भारतीय संविधान के निर्माण में 1935 से 47 के बीच में ये कड़ियां महत्वपूर्ण थी। भले ही संपूर्ण विश्व 1939 से 45 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ रहा था, लेकिन इन घटनाओं के क्रम ने ही हमें 1947 के अधिनियम तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस प्रकार आज हमने अपने इस वीडियो से यह देखा कि भारतीय संविधान का निर्माण, या यूं कहें हमारा जो वर्तमान का संविधान है, वो सिर्फ एक दिन का प्रतिफल नहीं था, सिर्फ एक दिन की घटना नहीं थी। पता नहीं कितने सालों से चलता हुआ एक क्रम था, जिसकी वैधानिकता को तो हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से देखना शुरू कर देते हैं और 1947 के अधिनियम में जाके सीमित कर देते हैं। लेकिन ये घटना पहले से ही चलती आ रही थी, और इन सभी ने मिला करके हमारे संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी। मुझे उम्मीद होगी कि इस वीडियो से आपने भारतीय संविधान के निर्माण को समझा होगा, एक आधारशिला तैयार की होगी कि वाकई हमारा संविधान किस तरीके से तैयार हुआ। जब आगे की आने वाली क्लासेस में हम जब इस चीज को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि आखिर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ऐसा था क्या, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ऐसा था क्या, 84 के पिट्स इंडिया एक्ट में ऐसा किया था, ऐसा क्या था 1935 के अधिनियम में, ताकि हमारा संविधान, जिसमें वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, वास्तव में यह 1773 से लेकर 1947 के बीच के विभिन्न अधिनियम का एक संग्रह है। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। उम्मीद होगी कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।